फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम बात करते हैं इस लेक्चर में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो कि सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है और जिनको कहा जाता है, प्रॉपर नेम होता है इसका सीफी। सीफी का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक बैंक भी हो सकता है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, या कोई भी एक दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब इसी को मैं आपको आई थिंक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्तों पहले आपको एक बताया था कि हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर उनके गिरने से पूरी की पूरी इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसको बोला जाता है दे आर टू बिग टू फेल। वैसे तो ये इतने बड़े हैं, इतने अच्छे हैं, इनकी नींव इतनी मजबूत है कि ये गिर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये गिरे तो बहुतों को साथ में ले डूबेंगे। जैसा कि मैं अक्सर आपको इसके कंटेक्स्ट में एग्जांपल देता हुआ आया हूँ। सारे बैंकों में से सोच के देखो ज़रा, अगर गौरव एसबीआई कोलैप्स कर गया तो मेरे बार समझ रहे हो इससे क्या हो जाएगा इकोनॉमी का। एसबीआई छोटा मोटा बैंक है श्रेया, है कुणाल? अगर मान लो एक बार के लिए हम कहें कि पीएनबी कोलैप्स हो गया, उसका असर एसबीआई पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एसबीआई के कोलैप्स का असर पीएनबी पे दिखेगा ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ना। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो डैट द कैपिटल एंड द बेस साइज ऑफ एसबीआई इज बिगर देन पीएनबी। एम आई राइट? तो इसको इकोनॉमिकली कहा जाता है दे आर टू बिग टू फेल। जिनकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, मतलब इकोनॉमिकली एक लाइन लिख लो, अच्छी है लाइन ये, इकोनॉमिकली सच सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीफीज आर रूटेड वेल। इकोनॉमिकली इनकी जड़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब जब मैंने इकोनॉमिकली बोल दिया तो रूटेड वेल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब बात ही हो गई है कि हाँ बात ही हो रही है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। तो ये आप समझ गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई भी बैंक भी हो सकता है, ये वाली बात भी मत भूलना। कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, या किसी भी अन्य प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। दुनिया का सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था? बेसिल तो नॉर्म्स है ना श्रेया? नहीं, बेसिल तो नॉर्म्स है। बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या जिसको ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो कुछ ऐसे बड़े साइज़ के बैंक्स होते हैं। अब ये बड़े साइज़ का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 4-10 फ्लोर बनवा रखे हैं, ब्रांचेस बहुत सारी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रांच खोलने से क्या प्रॉफिटेबल हो जाएगा बैंक? क्या उनका बेस कैपिटल बहुत अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकाउंट होल्डर्स ज़्यादा हों, उनके पास डिपॉजिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या जाता है लार्ज बैंक। तो कुछ जो लार्ज बैंक्स होते हैं इनको हमारे देश में बड़ी सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करती हैं एज सीफी, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपेंडिंग ऑन द स्केल एंड द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दे होल्ड इन ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स। तो एसबीआई का एग्जांपल जो मैंने लिया, ये गलत तो नहीं लिया मैंने? क्या एसबीआई की ब्रांचेस अभी मैंने आपको इसी चैप्टर में दिखाई थी इंडिया के बाहर भी हैं? क्या एसबीआई एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी एक पोजीशन होल्ड करके रखता है क्या? बिल्कुल। एसबीआई के पास शेयर है वैसे अपना खुद का? हाँ है, बिल्कुल है यार। अरे उसमें घबराने वाली बात क्या है, बिल्कुल है, ठीक है। हाँ, एसबीआई एन नहीं है। और किसकी बात करूँगा मैं, ये उसमें गली मटके में नहीं है यार, कि बिल्कुल है। अच्छा, आरबीआई का शेयर है? सोच समझ के बताना।
आरबीआई ने शेयर ही लॉन्च नहीं कर रखे अपने। तो क्या हो गया? हाँ, एक्चुअली क्या है कि आरबीआई ऐसा काम नहीं करता क्योंकि आरबीआई खुद गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग करवाने में बिजी रहता है। ऐसा नहीं करता किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, है ना। लेकिन आरबीआई एक काम ज़रूर करता है, अगर आपको पता हो तो। क्या? कि आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च करने जा रहा है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट के सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स जो होते हैं, अब ग्लोबल लेवल पे जब ये सारे के सारे ऐसे बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं अलग अलग सरकारों के ग्लोबल लेवल पर ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बड़े बैंक्स या ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां जिनका बेस कैपिटल इतना बड़ा है कि उनके गिरने से हो सकता है पूरी की पूरी रीजनल इकोनॉमी के अंदर भौचाल आ जाए। अब रीजनल इकोनॉमी कैसी होती है? एशियन मार्केट कोलैप्स कर जाए, अमेरिकन मार्केट कोलैप्स कर जाए, यूरोपियन मार्केट कोलैप्स कर जाए, ये सब चीज़ें। तो 2011 से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उसने एक लिस्ट पब्लिश करना स्टार्ट करी थी कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं, एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी कि इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। ठीक है, हमारे आरबीआई के पास भी होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसके तहत आपको पता है ना आरबीआई रिपोर्ट निकालता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना। ठीक है, तो हर मतलब आपको पता ही, देखो जब बात बेसल की आ गई है तो सारे देश का एपिक्स बैंक का स्ट्रक्चर और उसके अंदर सेम तरीके से सिनेरियो कोलैबोरेशन करके सारे के सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स जो भी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का पार्ट है, ये इसका हम नंबर भी जानते हैं कितना भी करंटली 45 है। कोई अपडेट आएगी एग्जाम से पहले तो देख लेंगे, अभी हमारी नॉलेज के हिसाब से तो 45 ही है ना। तो ये जो 45 सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं ये सारे मिलते हैं, और ये 2011 में जब ये मिले थे इन्होंने डिस्कस करा था कि आप लोग अपनी अपनी कंट्री से बताइए, या फिर जो हमारा मेंबर नहीं भी है तो एक बार के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं, मतलब दोज बैंक्स डेट आर टू बिग टू फेल। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 2011 में जो मीटिंग करी थी ना, अगर आप ध्यान दो, मैं अभी तक देखो आपको 3 चीज़ें लिख लिख कर बता रहा था, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2011 की मीटिंग थी इसमें सिर्फ एक ही बात पे हाईलाइट करी गया, एक बात पे फोकस करा गया, बैंकों पे। ठीक है, मतलब दोज बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल। अब टू बिग टू फेल का मतलब क्या है, जल्दी बताओ कीवर्ड क्या है इसके अंदर? बेस कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ बेस कैपिटल। ठीक है, ब्रांचेस से फर्क पड़ता है क्या? बिल्डिंग से फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ स्टाफ से फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद सपोर्ट कर रहे हो किसी देश के तो फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जैसे ये ग्लोबल होते हैं ना, हमारे देश में भी तो होंगे ना अलग अलग, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट वाले या फिर गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट देख रही हो, गवर्नमेंट ना देख रही तो आरबीआई देख रही हो, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक DSIB को, दूसरे DSIB को, तीसरे DSIB को मैं मिला रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? सारे के सारे मर्ज होकर पूरे ग्लोबल लेवल पर, मतलब मैं ये नहीं कहता ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मतलब वो बनेंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पर हो सकता है कि वो कोई वैल्यू होल्ड करके रख रहे हो, और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी, मतलब मुझे एरो यहाँ नहीं लेकर जाना चाहिए, मैंने बताना एक्चुअली ये चाह रहा था कि ये जो ग्लोबल लेवल पर ये अपनी कोई वैल्यू होल्ड करके रख रहे हो, जैसा कि मैं SBI के कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा था, दे होल्ड इन्फ्लुएंस इन बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट। ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ, समझ गए?
पहले इसको जानते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को। भारत के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है कि इनकी प्रोडक्शन को हमें AAA स्टार देना होगा। मैं ऐसा कोई टर्म यूज़ नहीं करता हूँ, करता है आरबीआई, वो तो मैं बता रहा हूँ। यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन इनको देनी पड़ेगी, ज़्यादा इनको बचाने के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मीन्स द बैंक दैट इज़ टू बिग टू फेल। और आरबीआई ने ये फ्रेमवर्क इशू करा था 2014 में। बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने ये सिलसिला कब स्टार्ट करा था ग्लोबल लेवल पे? 2011 में, है ना। 3 साल के बाद आरबीआई ने अपना लिया इसको। तो बैंक्स जिनका एसेट साइज, अब देखो हमें जानना तो पड़ेगा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ बेस कैपिटल बेस कैपिटल बेस कैपिटल, भाई कितना बेस कैपिटल, कितना पैसा हो। ऐसे बैंक जिनका एसेट साइज जो है, मतलब जो भी उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनकी आमदनी है, इफ़ डैट एक्सीड्स 2% ऑफ जीडीपी, और 2% जीडीपी किसकी? जीडीपी किसकी होती है? नेशन की, ठीक है। जीडीपी ऑफ इंडिया, मैं इंडिया इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई के द्वारा जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का पैरामीटर जो बताया गया है। अब हम ग्लोबल लेवल पे क्यों जाएं, है ना। 2% भारत की जीडीपी, पूरा लिख लेना, जीडीपी ऑफ इंडिया, अगर उनके पास उतना एसेट है कि उस एसेट का जो साइज़ है, जो वैल्यू है, इट इज़ मोर देन 2% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, ये वाली बात भी याद रखना। अगर कोई अपडेट आएगा, कोई और बैंक इंक्लूड होगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको उसको आराम से पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। आप समझ गए मयूर कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इनको क्यों देखना पड़ता है? पहले सेक्टर रोटेशन, ये जैसे मैं आपको बताता ना, रिलायंस हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है तो वो निफ्टी 50 को मूव करने की दम रखता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी भी होता है, वो सारे बैंकों का एक इंडेक्स होता है, सारे के सारे। अब उसके अंदर जैसे निफ्टी 50 के अंदर तो 50 होता है, बैंक निफ्टी का ऐसा कोई नाम नहीं होता, मतलब उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर जो इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं वो होते हैं। बैंक निफ्टी का पूरा जो चार्ट मूव करता है ना, वो इन 3 बैंकों की वजह से करता है। अगर उसके अंदर किसी को ट्रेड करना है तो पहले ये देख लो कि इन तीनों की मूवमेंट किस तरफ है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भी जा रहा है ना, और ये तीनों अगर बुलिश हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ऊपर ही भागेगा। इन तीनों के अंदर दम है पूरे के पूरे बाकी बैंकों को ऊपर खींचने की और नीचे गिराने की, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये देखो, एसबीआई अगर बुलिश होता है तो आपको डेफिनेटली, मतलब आपको बैंक निफ्टी वगैरह में, जैसे मैं इसको बता रहा था, देखो अब ये शेयर ही एक तरीके से इसका ना, एसबीआई है ना, पे ये कोड छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये, तो ये अच्छा मोमेंटम देता है और इसकी मोमेंटम जो है, मतलब आप आराम से वो कर सकते हो। अब ये ऐसे ना, जो मार्केट होती है हमारी, फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, उसके अंदर ये होता है हीट मैप। जैसे आप ये देख रहे हो श्रेया, सब लोग ये देखो, जैसे अब वो ये कह रहा है कैनरा बैंक ऊपर बढ़ रहा है, एसबीआई ऊपर बढ़ रहा है, पीएनबी ऊपर बढ़ रहा है। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक क्या ऊपर बढ़ रहे हैं क्या, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक से लगाया हुआ है, ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होते हैं। देख लो, निफ्टी पीएसयू बैंक, अब आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी तो प्राइवेट बैंक हुए। मुझे अगर बात करनी है इसकी पब्लिक सेक्टर बैंक की, इन तीनों में से पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? एसबीआई। मुझे बस ये, हाँ एसबीआई, मुझे बस ये देखना है कि एसबीआई की डायरेक्शन क्या है। एसबीआई की डायरेक्शन अभी ऊपर है, 1.39% ऊपर बढ़ रखा है, बस वो ऊपर बढ़ रखा है। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक भी उस दिन ऐसे कुछ करके वो ऊपर थे, तो बस जो मैंने अभी आपको वो प्रॉफिट दिखाया था उतना प्रॉफिट हो गया था, ये रहा। मतलब आप ना आराम से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या हाईएस्ट वेटेड स्टॉक रख रही है कि क्या रख रही है। मतलब मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमी की डायरेक्शन भी इससे क्लियर हो जाती है। कैसे क्लियर हो जाती है मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने अभी जो आपको हीट मैप दिखाया उसको हीट मैप कहते हैं श्रेया, ठीक है। मतलब वो जैसे नीचे गिरता है तो ग्रीन रेड होने लग जाता है, ऊपर बढ़ता है तो ग्रीन होने लग जाता है। अगर मैं ये देख रहा हूँ
यार 10% SBI नीचे, ICICI बैंक अभी नीचे, HDFC अभी बैंक नीचे है 10%। मैं क्या सोचूंगा, ये ना बेस्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के, कि अगर गिर रहे हैं ना तो ये बेस्ट पॉइंट है। डोंट वरी, ये सिनेरियो आप मेरे साथ ना इसी जीवन में देख लोगे। बस अभी जो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है ना, एक बार बस इस बार इस साल का क्रैश आने दो, मैं आपको मज़े दिखाऊंगा फिर उसके बाद। और आप उसके बाद न्यूज़ आइटम देखना, ये इंडियन स्टॉक मार्केट कोलैप्स, सेंसेक्स गया, NSE गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE गया, अब कोई फ्यूचर नहीं है, PSU बैंक सारे डूबेंगे, अब कौन ही इन्वेस्ट करेगा, बैंक के अंदर घोटाला, ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, जब मार्केट के सेंटिमेंट सारे नेगेटिव होते हैं। क्यों? आप खुद सोच के देखो, अगर कोई भी चीज़ ऊपर बढ़ती ही रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो आम आदमी कब खरीदेगा उसे? आम आदमी कब खरीदेगा उसे? जब वो दोबारा, आज जो PNB 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मैंने और मयूर ने उसे 13 रुपये की रैली पे एंजॉय कर रखा है। 13 नहीं, 33 है ना, 33 का, सॉरी 33 की रैली से एंजॉय करना स्टार्ट कर रहा है हमने, मैंने और मयूर ने उसे। अब ऐसे ही, अब ये मयूर आपको याद है, अभी आपने वो फाइंड आउट कर रखा था आई थिंक, इंडिगो का शेयर, वो भी बहुत सस्ता है ना? ठीक है, तो स्पाइस जेट का, सॉरी इंडिगो का नहीं, स्पाइस जेट का, है ना? तो अब वो काफ़ी ज़्यादा, जब ये मार्केट नीचे आती है तो वो बेस्ट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जो सस्ते पे मिल रही है तो आप उसे क्यों छोड़ रहे हो? फ्यूचर में तो वो महंगी होएगी ना। आपको कुछ भी नहीं आता ना कभी भी इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको किसी को राय देनी है, खुद इन्वेस्टमेंट करना है, बस आप ये समझ जाना कि जिस दिन आपको कोई भी चीज़ बहुत ऊपर जाती हुई दिखी थी चार्ट पर, आज वो बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, दम होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1-1 2-2 रुपये वाली चीज़ें खरीद लो, तो आप वो चीज़ को कभी मत छोड़ो, आप उसको पक्का बाय कर लो। सेल को जब आप नहीं छोड़ते हो रियल टाइम में, मतलब देखो ऐसा कहा जाता है, मैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ऐसा कहा जाता है बैंक और फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स में, कि आदमी इसलिए पूरी ज़िंदगी गरीब रह जाता है क्योंकि वो रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें सोचता है वो उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करता। जैसे जब सेल लगती है बाज़ारों में, आप तभी वेट कर रहे थे अमेज़न पे सेल लगेगी तब हम सामान मंगवाएंगे, कहीं सेल लगे तब हम सामान मंगवाए। यहाँ पर जो टमाटर जो है वो 100 रुपये मिल रहे हैं, बाकी जगह पे 250 रुपये मिल रहे हैं, हम पक्का यहाँ से खरीद लेंगे, अच्छी क्वालिटी के भी लग रहे हैं। ट्रक आया है प्याज का हमारी गली में, तो हम उससे खरीद लेते हैं, वो बहुत सस्ती दे रहा है। आप हमेशा अपनी लाइफ में हर चीज़ का डिस्काउंट का वेट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते हो डिस्काउंट का वेट? ऊपर ही ऊपर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कभी नहीं खरीदना चाहिए। ये सबसे बेस्ट टिप है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना करना, बस आप ये आइडियोलॉजी अपना लो, आपको लॉस हो जाना तो आप मुझसे पैसा ले लेना, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ तो कोई भी चीज़ बढ़ेगी ना। रूल तो इन्फ्लेशन ही है बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक्स की। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना अभी रिसेंटली शुरू हो गया है, ठीक है? अभी तक तो इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर क्रेडिट रेटिंग होती थी, लेकिन बैंक के ऊपर क्रेडिट रेटिंग का सिलसिला पता है क्यों शुरू हो गया? वैसे तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, वो सब तो चलो ठीक है, फालतू बातें हैं, वो तो हमें पढ़ना ही है। यार ये NPA जब से बढ़ने लगा, येस बैंक के ये घोटाला तो नहीं कोलैप्स हुआ, और ऐसा देखने को लगा कि बैंक्स का मर्जर हो रहा है, वो हो रहा है, तो यार लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनका डिपॉजिट कहाँ पर सेफ है। इसके लिए एक कमेटी थी, पद्मानाभन कमेटी। इस पद्मानाभन कमेटी ने ये बोला कि देखो, अगर लोग इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाने से पहले, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, जब उसकी एक प्रकार से हेल्थ को देखते हैं, तो बैंकों के अंदर डिपॉजिट करवाने के लिए इस कमेटी ने बोला, पद्मानाभन कमेटी ने, कि RBI के सर जी आप ये भी तो चीज़ सोचकर देखो ना कि बैंकों की हालत कितनी खस्ता है, और लोग जो हैं वो डिसइंटरेस्टेड बनते जा रहे हैं। अगर आप इस साइकिल को रोकना चाह रहे हो तो कम से कम ये तो इंश्योर करवा दो कैसे ना कैसे करके, कि जो बैंक हैं लोगों को ये भी पता हो कि किसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, किसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है। बाकी सारी चीज़ों के लिए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, इंडिपेंडेंट एंड बहुत अच्छी तरीके से जो विजिलेंस पूरी की पूरी कर उनको क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ये वाली बात तो सर जी स्कूलों में भी होती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ होती है, फैक्ट्रीज़ के साथ होती है, फर्म्स के साथ होती है, इंडस्ट्रीज़ के साथ होती है, तो फिर बैंकों के साथ क्यों नहीं? तो जब बैंकों के साथ ये चीज़ होना शुरू हुई तो ये देखा कि हाँ यार, बढ़ते NPA और बढ़ते नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो इकॉनमी के चलते, उसके लिए पद्मानाभन कमेटी जो है
तब उसकी रिकमेंडेशन को इसको मान लिया गया कि क्रेडिट रेटिंग बैंकों के लिए भी स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये कैमल्स मॉडल के ऊपर बेस्ड होती है। कैमल्स रेटिंग मॉडल कहते हैं हम लोग बैंकों के लिए। जब भी क्रेडिट रेटिंग की बात हो ना, तो पद्मानंद भन कमेटी ने बेसिकली ये बोला था कि कैमल्स रेटिंग मॉडल होना चाहिए। और कैमल्स का अभी मैं आपको बताता हूँ फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये कैमल श्रेय याद होगा, है ना, भगवान की मिल्टन वाला। हाँ, खरा है कैमल, नहीं मज़ा ख़राब मत करो। भगवान ने, हाँ, भगवान ने अपनी मिल्टन लगा कर भेजा है कैमल को, है ना। तो एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ पद्माना भन कमेटी, बैंक्स जो इंडिया में दे में बी रेटेड, इसने बोला कमेटी ने, दे में बी रेटेड ऑन अ 5-point स्केल फ्रॉम ए टू ई, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कैमल्स रेटिंग मॉडल। हमने इसको इनकॉर्पोरेट करा, ये मॉडल ऑलरेडी चलता था, हमने इसको इनकॉर्पोरेट करा इंटरनेशनल मॉडल लेके। बाद में आरबीआई ने पद्माना भन कमेटी की बात मानी और इन्होंने एक मॉडल इवॉल्व करा फॉर क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक्स बेस्ड ऑन कैमल्स रेटिंग मॉडल। अब जो रेटिंग है किसी भी बैंक की, वो 5 पॉइंट के बेसिस पे होगी। सबसे अच्छे बैंक को कौन सा स्केल मिलेगा, पॉइंट मिलेगा इस स्केल पे, सॉरी, अरे नहीं 5 नहीं है ना, ए से ई है, जैसे ए मिलेगा और सबसे वर्स्ट को क्या मिलेगा, ई मिलेगा। लेकिन अब ना अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कैमल्स रेटिंग मॉडल के अंदर 5 पॉइंट स्केल ए से ई तक है और कैमल्स के अंदर 6 कंपोनेंट्स हैं। वो ये सोचते हैं ए बी सी डी ई एफ तक, वो इसको 6 कंपोनेंट समझ लेते हैं। अरे नहीं, कैमल्स की फुल फॉर्म है एक्चुअली 6 कंपोनेंट से रेटेड। जो रेटिंग मिलेगी वो 5 के बेसिस पे मिलेगी, ए से लेकर ई तक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आज तक कोई क्वेश्चन वैसे आया नहीं, मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं, ठीक है। इसमें क्योंकि जितनी भी जगह पर मैंने अटेंड करी है, मेरे दोस्तों ने करी है, तो गलतियां हो जाती हैं, मतलब कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन आपको बस याद यही रखना है कि अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर ओवर एम्फसाइज कर रहा हूँ। वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ऐसा कोई बहुत आपको नहीं जानना होता, बस आपको इतना जानना होता है कि जब वो रेटिंग दे रही हैं, तो ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को वो रेटिंग देती हैं, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंकों के लिए रेटिंग की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोइंग 6 कंपोनेंट्स आर वेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 एंड इट कंटेन्स सेवरल पैरामीटर्स विद इंडिविजुअल वेटेज। एक कैपिटल एडिक्वेसी, कैमल्स की फुल फॉर्म की बात करते हैं सबसे पहले। सी से है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल 3 की रिकमेंडेशन क्या है कि इसको कितना मेंटेन करना है, बेसल 3, वेरी गुड। बेसल 1 और 2, हाँ, CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, है ना। फिर एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, CAM, ठीक है। ELS, E से है अर्निंग, L से है लिक्विडिटी एंड S से है सिस्टम्स एंड कंट्रोल, ओके। अब इम्पॉर्टेंट कमेटी जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से लेकर बन चुकी हैं, जैसे अभी तो ये क्रेडिट रेटिंग की इसने बात करी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होंगी। इन कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशंस कहाँ पर यूज़ होनी है, ये तो हम मेंस के अंदर पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी पढ़ लेंगे, वो आप टेंशन मत लो। वो मेरा काम है कि आपको कौन सा सोर्स देना जिससे आप एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छी से रिकमेंडेशन लिख सको, या जो आपके GS पेपर 3 के मेंस टॉपिक हैं, मेंस के जो टॉपिक हैं वो ठीक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कौन सी रिकमेंडेशन कब कहाँ यूज़ करनी है, वो आपके लिए एक हैंडी चार्ट ये साबित हो सकता है कि जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, जैसे UPI के बारे में लिख रहे हो, QR कोड या जो भी है, या आप इन सारी कमिटीज़ को याद कर लो। जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर ये अभी तक अपडेटेड है। 4th एडिशन में कुछ और मिल जाएंगी और इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और मिल जाएंगी आपको, और लास्ट में जो PD 365 होगा वहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम का जो डॉक्यूमेंट निकलता है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
लेकिन अभी आप इसको आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब बेसिकली अगर आप क्योंकि इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या अपनी आंसर की स्ट्रक्चर में बॉडी में अगर आप इसको यूज़ करते हो ना रिकमेंडेशंस को, आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं, पक्का बूस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हर एक पेपर का फ्लेवर अलग होता है ना, जीएस पेपर 2 में आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स प्लस जो आर्टिकल्स होते हैं वो कोट करने पड़ते हैं, बिना उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली जीएस पेपर 3 में अब मैं एक मॉडल नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एक अलग फ्लेवर के साथ क्वेश्चंस को डील करना, एनवायरनमेंट भी है, एक अलग क्वेश्चन के साथ फ्लेवर को डील करना पड़ता है, ठीक है। तो नचिकेत मोर कमेटी, इसने रिकमेंडेशन दी थी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स। जस्टिस एम.बी. शाह कमेटी ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी थी। पीजे नायक कमेटी गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जसवीर सिंह कमेटी 2015 डिफरेंशियल प्रीमियम सिस्टम फॉर बैंक्स। दीपक मोहंती कमेटी 2015 मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एलपी पार्थसारथी कमेटी 2015 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कमेटी ऑन डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। शंकर आचार्य कमेटी 2016 नए फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर है वो इकोनॉमिकली फीजिबल कैसे रहे। अब ये वाली बात बेसिकली इसलिए प्रोमिनेंट थी क्योंकि उस टाइम पर बड़े सारे रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आ रहे थे अपने देश में, ठीक है। तो 2016 में जब ये बनी थी, क्योंकि नोटबंदी हो चुकी थी, जीएसटी आ चुका था, तो उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर कैसे होना चाहिए उसके इसलिए इसने बोला था, ठीक है। बिमल जलान कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई के लिए, रिकमेंडेशन दी थी, सॉरी नॉट इंट्रोड्यूस इसने नहीं करा था, एक रिकमेंडेशन दी थी। सुरेश माथुर कमेटी 2018 रिव्यूइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस। हर्षवर्धन कमेटी 2019 डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट। उषा थोरट कमेटी 2019 आरबीआई टास्क फोर्स ऑन ऑफशोर रूपी मार्केट। अब ऑनशोर क्या होता है? अपना देश। ऑफशोर क्या होता है? बाहर, ठीक है। सुरजीत भल्ला कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप रिकमेंड करा था इसने फॉर इशू ऑफ एलिफेंट बॉन्ड्स, ताकि $500 बिलियन का ब्लैक मनी का जो टारगेट है वो रिकवर करा जा सके। अब मैं इसका पूरा कंटेक्स्ट बताता हूँ। लोगों से ये बोला गया था, आपको पता है नोटबंदी के बाद से ही सरकार लगातार लोगों से ये बोलती हुई आई है कि अगर आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम को अगर रिवील कर देते हो, तो जो आपने इनकम रिवील करी है हम आपको कुछ नहीं करेंगे, जेल नहीं पहुँचाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप उसका 50% जो अनडिस्क्लोज इनकम है, अगर आपने उसको आप डिस्क्लोज कर दिया है, उसका 50% जो हिस्सा है, मतलब 50% जो है, पूरे आधी जो इनकम है आपकी अनडिस्क्लोज इनकम, उसको आपको एलिफेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये बॉन्ड जो है ये सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं लंबे समय के 25 सालों के लिए, उसमें ये पैसा जो है उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट रहेगा। एलिफेंट बॉन्ड्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, टेन्योर बहुत बड़ा होता है, 25 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड होता है इन बॉन्ड्स का। उसके अंदर आपको इन पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जब ये इनकी मैच्योरिटी होगी उससे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करा जा सके। तो आपका देखो एक एलिफेंट बॉन्ड का टॉपिक भी लगे, आप कवर हो गया। ये डोंट वरी, ये अलग अलग जो बॉन्ड मार्केट है, कैपिटल मार्केट्स है, ये हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर उसके अंदर सारे तरीके के बॉन्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि और भी तो सर तरीके के बॉन्ड्स होते होंगे। अभी जैसे मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि मसाला बॉन्ड, ठीक है, इंटरनेशनली ये बॉन्ड है, जबकि हमारा दिया हुआ है मसाला बॉन्ड, तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। उसके बाद वीजी कन्नन कमेटी 2019 एटीएम इंटरचार्ज फी स्ट्रक्चर। आपको पता ना कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है और अगर आप उसको कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में यूज़ कर रहे हो तो पहले फीस वगैरह लगती थी। इसने ये बोला था कि ये सब हटा दो, बैंकों को आपस में लेन देन करने दो, ये जनता के लिए ऐसा मत करो, क्योंकि पीपल विल बी डिस्करेज कि हम 1-2 रुपये भी अपने क्यों करते थे, फिर वो दोबारा कैश की तरफ आ जाएंगे। तपन रे कमेटी 2019 स्ट्रेंथनिंग सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। टीएन मनोहरन कमेटी इम्प्रूविंग सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स। नंदन नीलकानी कमेटी 2019 वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। पीके मोहंती कमेटी 2020 टू रिव्यू द प्रेजेंट ओनरशिप ऑफ गाइडलाइंस एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
और दीपक पाठक कमेटी 2020 टू स्टडी द यूज ऑफ QR कोड्स टू प्रोसेस contactless transactions like UPI transactions. ओके, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई अच्छे से? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.